हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। द टॉपिक इज़ द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे the different forms of government, the presidential system, the parliamentary system, the unitary form of government, the federal form, and we'll also see the different models of federalism. ठीक है, ये हमारा मेन कोर ऑफ साइनॉप्सिस है जो हम लोग कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एंड आई बिलीव कि आफ्टर स्टडिंग दिस होल सेशन आप लोग इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पावर कौन एक्सरसाइज करता है, और जो पावर है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सिंपल वर्ड में मतलब है कि कौन गवर्नमेंट के अंदर रूल करता है, कैसे रूल करता है, किसके सामने अकाउंटेबल होता है। नाउ व्हाट इज़ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, ये हमने पहले ही बताया था। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स को साइड बाय साइड रखकर एनालाइज करना कि अलग अलग कंट्रीज़ में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, जुडिशरी कैसे वर्क करती है, अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होता है। सो दिस वी कंपेयर by analyzing the different features of the different government of different country, and that study is called the comparative public law. ठीक है, जैसे कि यूएस और इंडिया दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। यूएस फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राइट, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले डिफरेंस से, दैट इज़ बिटवीन द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो देखिए, यू नीड टू नो दैट हमारे एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो लॉ इम्प्लीमेंट करता है, लेजिस्लेचर जो लॉ फ्रेम करते हैं, एंड जुडिशरी हु इंटरप्रेट्स द रूल्स इन द वेराइड डिसीजंस और हु सॉल्व द डिस्प्यूट्स। राइट, शुरुआत करते हैं पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, दैट इज़ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बेस्ड होता है सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, रादर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज independent of the legislature and it does not derive its authority from it. सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऐसे सिस्टम में अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसीलिए इस सिस्टम का कोर प्रिंसिपल है द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है, ये रूल ये कहता है कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वो अपने अपने रोल्स प्ले करें और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट सेपरेशन होता है, नहीं, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हमेशा रहता है ताकि एक फंक्शनल इंडिपेंडेंस बना रहे। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म के फीचर्स के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स जानेंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली कंपेयर आपस में कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल का पहला फीचर है एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि इस सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होते हैं, ही इज़ बोथ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, यानी कि वो सेरेमोनियल हेड भी होते हैं, और वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट का क्या मतलब होता है, इट मीन्स कि कंट्री का फॉर्मल या सेरेमोनियल हेड, जो कि इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, सिंबल ऑफ यूनिटी होते हैं, ट्रीटीज साइन करते हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स को रिसीव करते हैं, एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव पावर, जो पॉलिसी डिसीजंस बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइमरली पार्टिसिपेट करते हैं, डे टू डे गवर्नेंस में उनका रोल रहता है। राइट, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, वो दोनों रोल्स परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इन यूएस, जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो नेशन के सिंबल भी हैं एंड गवर्नमेंट के हेड भी हैं, बॉस भी हैं। ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग सिंगल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी कहते हैं, ऐसे कंट्री में प्रेसिडेंट को। नाउ सेकेंड फीचर इज मेंबरशिप। तो इन दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होते हैं। सिमिलरली जो कैबिनेट्स एंड सेक्रेटरीज जो होते हैं वो पार्लियामेंट या कांग्रेस का पार्ट नहीं होते हैं।
तो बेसिकली पॉइंट ये है, हमने बोला सेपरेशन ऑफ पावर रहता है कि जो लॉज बनाता है और जो इम्प्लीमेंट करते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या इंश्योर होता है, इससे इंश्योर होता है एग्जीक्यूटिव का इंडिपेंडेंस, इससे इंश्योर होता है कि जो लेजिस्लेचर का प्रेशर कम होता है ऐसे में, एंड एग्जीक्यूटिव फ्रीली फंक्शन कर पाता है। So this is the second feature. Now third feature is accountability. It states that executive is not accountable to the legislature. ठीक है, यहाँ पे accountability का मतलब है कि executive अपने actions के लिए किसके सामने जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के सामने अकाउंटेबल नहीं है, देयर इज़ नो डेली क्वेश्चनिंग, देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा नहीं होता है, जो कि ऑन द अदर हैंड इधर होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देयर इज एग्जीक्यूटिव इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड ऑल्सो लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती है एंड फोर्सफुली रिजाइन भी नहीं करवा सकते हैं। रिमूवल का एक अपना तरीका होता है, दैट इज़ इम्पीचमेंट, जो कि एक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि पॉलिटिकल मिसकंडक्ट के ग्राउंड पे होता है इम्पीचमेंट, राइट। एंड यूएस में जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, वहाँ पे इम्पीचमेंट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। एंड इसीलिए वी से कि इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम एग्जीक्यूटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। नाउ फोर्थ फीचर इज़ टेन्योर। सो फिक्स टेन्योर होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का, एंड दैट इज़ यूएस प्रेसिडेंट की बात करें सो दैट इज़ 4 years, ठीक है। तो याद रखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का जो टाइम पीरियड पहले से ही डिफाइंड होता है और फिक्स टेन्योर होता है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज़ द की प्रिंसिपल। तो ऐसे सिस्टम का की प्रिंसिपल होता है द प्रिंसिपल ऑफ और द रूल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि जो ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे परफॉर्म देयर रोल्स इंडिपेंडेंटली एंड दे डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर, बट देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो कि चेक एंड बैलेंस के थ्रू किया जाता है कि दूसरे जो ऑर्गन्स है वो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ देयर, ठीक है, सस्टेनिंग। तो प्रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल चेक एंड बैलेंस की बात करें तो प्रेसिडेंट वीटो पावर यूज़ करते हैं, सिमिलरली लेजिस्लेचर उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को यूज़ करते हुए इम्पीचमेंट करते हैं, सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू करती है। सो दैट इज़ हाउ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस कोऑपरेट एंड सस्टेन टुगेदरली, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट हियर कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम कहाँ प्रिवेल कर रहा है, सो द एग्जाम्पल्स यू कैन रिमेंबर यूएस में है द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, उसके बाद ब्राज़ील, यू कैन कोट नाइजीरिया एट्सेट्रा, ठीक है। तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, हमने ये कंक्लूड किया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देर इज़ सिंगल एग्जीक्यूटिव, देर इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स, देर इज़ नॉन अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, देर इज़ फिक्स टेन्योर एंड देर इज़ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, राइट। चलिए नाउ मूविंग अहेड एंड नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इट इज़ सच अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इट रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू इट, ठीक है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही डिराइव होता है, वहीं से उसका जन्म होता है, एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होता है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। एंड यही इसका मेन कोर डिफरेंस बन जाता है। अब हम बात करें कि इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कोर प्रिंसिपल था सेपरेशन ऑफ पावर, तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर प्रिंसिपल है फ्यूजन ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही चीज़ बन जाते हैं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप, देयर इज़ अ इंटर डिपेंडेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों ही ऑर्गन के बीच में एक क्लोज निट रिलेशन होता है, एक इंटरडिपेंडेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, है ना। जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के सपोर्ट से चलती है, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के कंट्रोल में रहता है। सो इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग ना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड या इसकी जो गवर्नमेंट है वी कॉल इट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द एग्जीक्यूटिव हेड। सो 2 हेड्स होते हैं इस सिस्टम में। देयर इज़ 1 person known as head of the state and a separate person called the head of the government, ठीक है। there are 2 heads, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जिनका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या सेरेमोनियल पोजीशन या जिनके पास रियल पावर्स नहीं होती है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर यूके में मोनार्क। और इनका काम एक
लिमिटेड एक्सटेंट तक रहता है, जैसे कि बिल्स को साइन करना, अपॉइंटमेंट्स फॉर्मली अप्रूव करना, है ना, एक तरीके से नेशनल सिंबल की तरह एक्ट करते हैं ये लोग, है ना। ये सारे के सारे काम जो है वो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर करते हैं। एंड दूसरा है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, तो जो कि एक्चुअल डिसीजन मेकर होते हैं, दे हैव द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, है ना। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट लीड करते हैं, पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस चलाते हैं। सो दिस देयरफॉर इसका ये की फीचर है दैट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देर आर टू हेड्स, वन इज हेड ऑफ द स्टेट एंड द अदर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो याद रखना, in presidential system there is single executive and in parliamentary system there are two executives. Now second feature is regarding membership. तो parliamentary system में executive जो है it is formed from and it always remains the part of legislature. executive हमेशा legislature का part रहता है और वो उसी से ही form होता है ना। prime minister legislature का member होते हैं, similarly ministers भी MPs MLAs होते हैं earlier। सो इसका मतलब है जो लॉज बनाते हैं वही लोग उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इससे क्या इंश्योर होता है, इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, है ना, इट इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग और पॉलिसी और लॉ मेकिंग का एक इंटीग्रेशन मेंटेन रहता है ना। नाउ थर्ड फीचर इज अकाउंटेबिलिटी। सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव अपने काम के लिए लेजिस्लेचर को जवाबदेह होता है, जबकि उधर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब कैसे अकाउंटेबिलिटी होती है, जैसे इन क्वेश्चन आवर, इन जीरो आवर, इन नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन थ्रू बजट डिस्कशंस, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़, है ना। तो अगर हाउस का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है तो गवर्नमेंट भी गिर जाती है ना। सो दिस इज़ हाउ द एग्जीक्यूटिव इज़ अकाउंटेबल टू द government. Executive remains in power as long as it commands the confidence of the house. This is very important point, ठीक है। Next is regarding the tenure. tenure की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी गिर सकती है सरकार, ठीक है। कैसे गिर सकती है, when there is, जब कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, हाउस डिसॉल्व हो जाए या PM रिज़ाइन कर दे, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हैज़ political tenure and not a legal tenure, ठीक है। It depends upon confidence and cannot be dissolved earlier also. Okay, now the second last feature is the key principle. तो इसका key principle रहता है the coordination and cooperation, ठीक है। इसका foundation है mutual cooperation, collective responsibility. कैबिनेट जो है वो collectively responsible होते हैं policies के लिए, failures के लिए, है ना। collective responsibility का यहाँ मतलब है कि कैबिनेट एक यूनिट की तरह काम करती है, यानी अगर एक मिनिस्टर की गलती है तो वो पूरी कैबिनेट उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। तो दिस इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ हैं इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान एट्सेट्रा। तो व्हाट वी डिराइव एंड व्हाट वी लर्न रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, इट हैज़ टू एग्जीक्यूटिव, इट हैज़ अ फ्यूजन ऑफ पावर्स, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज़ अ फ्लेक्सिबल टेन्योर एंड इन दिस देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट जो हमने जाना रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स, दैट इज़ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो पावर है वो टेरिटरी के बेसिस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है हम इसको जानेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंटर कितना पावरफुल है, ठीक है। जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं वो कितने ऑटोनॉमस हैं, सॉवरेनिटी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है या डिवाइडेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है ना। और इन्हीं सब क्वेश्चन से डिराइव होते हैं दो सिस्टम विच वी कॉल एज यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम एक तरीके का सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इन फेडरल सिस्टम अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगेन शुरुआत करते हैं पहले यूनिटरी सिस्टम से, फिर फेडरल समझेंगे एंड फिर डिफरेंशिएट हम अपने आप कर पाएंगे इन दोनों के फीचर्स को जानते हुए, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ सच अ गवर्नमेंट इन विच ऑल द गवर्नमेंटल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सारी गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड जो रीजनल यूनिट्स होती हैं, जो स्टेट्स होते हैं, दे डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर। वो अपनी अथॉरिटी सेंटर से डिराइव करते हैं।
ठीक है। तो यानी कि सेंटर सबसे पावरफुल होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एंड जो स्टेट्स हैं, जो रीजन्स हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, पावर ऊपर से नीचे जाती है। दिस इज द सिस्टम कॉल्ड यूनिटरी सिस्टम। अब फीचर्स जानते हैं। पहला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिटरी सिस्टम में पावर जो है इट इज़ सेंट्रलाइज, वो सेंट्रलाइज होती है नेशनल गवर्नमेंट में। इसका मतलब है जो रियल अथॉरिटी है वो सेंटर के पास होती है, एंड जो रीजनल यूनिट्स हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होते हैं, एंड दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटी और फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो मतलब सेंटर जो है ना वो अपनी पावर्स टेम्पररली स्टेट्स को देते हैं, लेकिन हाँ ये पावर्स रिवोकेबल होती है, सेंटर जब चाहे उन्हें वापस ले सकता है। दिस इज व्हाट द की फीचर ऑफ द यूनिटरी सिस्टम। नाउ सेकंड फीचर इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो सेंटर इज़ द सुप्रीम सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो या पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होता है, एंड रीजन्स का कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं होता है। ठीक है। सेंटर इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सॉवरिनिटी की बात करें देन इन यूनिटरी सिस्टम सॉवरिनिटी सोली लाइज विद द सेंटर। ठीक है। जो सुप्रीम अल्टीमेट पावर है वो सेंटर के पास होती है ना, और वो एक ही जगह पे होती है सेंटर के पास। ठीक है। एंड इन अ यूनिटरी सिस्टम सॉवरिनिटी इज इनडिविजिबल है, एंड इट ओनली वेस्टेड इन द सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज जुडिशरी। तो यूनिटरी सिस्टम में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड होती है, यानी कि एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम होता है, देयर इज नो सेपरेट फेडरल कोर्ट्स। ठीक है। एंड जुडिशरी इज जनरली इंटीग्रेटेड एंड इट मे और मे नॉट बी द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। यानी कि ये कह रहे हैं दैट द यूके कोर्ट्स कैन नॉट रिव्यू द प्राइमरी लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, वो अलग अलग भागों में डिवाइडेड नहीं है, जो कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि हम फेडरल सिस्टम में देखते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट फीचर इज अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट की बात करें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अमेंडमेंट्स यूजुअली फ्लेक्सिबल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना इजी होता है क्योंकि सेंटर जो है वो अकेला ही अमेंड कर सकता है। इट हैज़ अ सुप्रीम पावर, देयरफॉर इट्स ईजियर टू मेक एनी अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। क्योंकि फिर वहाँ पे स्टेट्स की कंसेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है ना, पावर ऑलरेडी सेंटर के पास रहता है। एंड द लास्ट फीचर इज रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स। तो यूनिटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं यूके, फ्रांस, चाइना, जापान एट्सेट्रा। ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिटरी सिस्टम। क्या क्या इसके फीचर्स रहे? सेंट्रलाइज पावर है, डेलीगेटेड अथॉरिटी है, एंड सिंगल सॉवरिनिटी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। नाउ कम्स दी फेडरल सिस्टम। ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है? इट मीन्स द सिस्टम इन विच गवर्नमेंटल पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड, जहाँ पे गवर्नमेंटल पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड होती हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स। ठीक है। यहाँ पे सेंटर पावरफुल तो है बट अकेला नहीं है, स्टेट्स का भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है यहाँ पे, एंड जो पावर्स होती हैं वो रिटन फॉर्म में शेयर्ड होती हैं एमंग द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो यही इसका पहला फीचर है, जो पावर्स हैं यहाँ पे वो डिवाइडेड हैं बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहाँ पे सेंटर अपनी मर्जी से पावर नहीं देता है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली पावर अलोकेट करती है। जैसे कि इंडिया में देयर आर 3 लिस्ट, देयर इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके द्वारा किया गया है, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो पावर्स है वो डिवाइड की गई हैं। ठीक है। सो दिस इज वॉट वी से कि इन फेडरल सिस्टम द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ सेकेंड फीचर इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है। यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, याद रखना। ठीक है। इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड द स्टेट दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। नाउ थर्ड फीचर इज सॉवरिनिटी। सॉवरिनिटी यहाँ पे कहती है दैट देयर इज अ शेयर्ड सॉवरिनिटी। इसका मतलब है सेंटर भी सॉवरीन है, स्टेट्स भी सॉवरीन है अपने अपने फील्ड्स में। यहाँ पे सॉवरिनिटी डिवाइडेड होती है, जबकि वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में जो सॉवरिनिटी थी दैट वाज सोनली विद द सेंटर। राइट। नेक्स्ट फीचर इज रिगार्डिंग द जुडिशरी। सो
मैंने बताया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है एंड सेंटर एंड स्टेट के डिस्प्यूट्स जब भी होते हैं तो पावर्स ओवरलैप होती है, तो जुडिशरी वहाँ पे न्यूट्रल अंपायर का रोल प्ले करती है एंड यहाँ पे जुडिशरी का अपना वजूद होता है, ठीक है. इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ नॉट इंटरफेयर्ड बाय द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द कंट्री एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in resolving the conflicts at different levels of the government, like the Indian Supreme Court or your US Supreme Court, etc. Now next feature is regarding amendment. तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स दोनों की कंसेंट चाहिए होती है. जैसे इंडिया का एग्जांपल ले तो आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट की बात करता है तो इट टॉक्स अबाउट द स्पेशल मेजॉरिटी कि आपको अगर अमेंड करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, और कुछ केसेस में तो आपको यू ऑल्सो रिक्वायर द हाफ ऑफ द स्टेट्स रैटिफिकेशन. सो इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द अमेंडमेंट प्रोसीजर इज़ यूजुअली रिजिड इन नेचर. ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, कनाडा, जर्मनी एट्सेट्रा. ठीक है, तो क्या क्या हमने फीचर्स डिराइव किए फेडरल फॉर्म के? देयर इज़ डिविजन ऑफ पावर, देयर इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ शेयर्ड सॉवरिनिटी, देयर इज़ सॉवरिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग जुडिशरी एंड देयर इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, है ना. अच्छा, हमारे इंडिया में कौन सा फॉर्म फॉलो होता है? डू यू नो? हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है एंड ये हम अभी आगे मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म में पढ़ेंगे. ठीक है, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी. तो फ्रेंड्स, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइड होती है, सेंटर और स्टेट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं. लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर फेडरल सिस्टम एक जैसा नहीं होता है. हर कंट्री में एक जैसा फेडरल सिस्टम अप्लाई नहीं होता है. देखिए, हर कंट्री अपनी हिस्ट्री, अपनी पॉलिटिकल नीड्स, अपनी डाइवर्सिटी के हिसाब से फेडरलिज्म को डिज़ाइन करती है, और इसीलिए हम कहते हैं देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है, तो मॉडल्स को हम मेनली इन चीज़ों पर कंपेयर करते हैं कि रेसिजुअल पावर्स उस स्टेट में किसके पास है, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा है, डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी कैसी है उस कंट्री में, एंड व्हाट इज़ अ बायस टूवर्ड्स सेंटर और स्टेट. ठीक है, तो चलिए एक एक करके मॉडल पढ़ लेते हैं. पहला आता है आपका डुअल फेडरलिज्म, जिसको हम लोग क्लासिकल फेडरलिज्म भी बोलते हैं, और ये यूएस में फॉलो किया जाता है. डुअल फेडरलिज्म इज़ फॉलोड इन यूएस. ठीक है, तो डुअल फेडरलिज्म का मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट अपने अपने सेपरेट स्फेयर में काम करते हैं विद देयर मिनिमल ओवरलैप. ठीक है, तो एक दूसरे के मैटर्स में वो लोग बहुत ही मिनिमली इंटरफेयर करते हैं और अपने अपने स्फेयर में काम करते हैं, और इस मॉडल को इसलिए कभी कभी लेयर केक फेडरलिज्म भी कहा जाता है, ये आप याद रखना. ठीक है, तो देखिए यूएस के फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब अगर करें हम, तो यहाँ पे एक लाइन बहुत ही प्रेवलेंटली यूज होती है दैट देयर इज़ एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूनियन भी परमानेंट है, यहाँ पे स्टेट भी परमानेंट है, एंड कोई भी दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है. तो क्या फीचर्स रहते हैं डुअल फेडरलिज्म के? कि स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर होता है, यहाँ पे सेंटर के पावर्स अलग रहते हैं, स्टेट के पावर्स अलग रहते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है वो क्लियरली बाउंड्रीज ड्रॉ करता है. इसके अलावा देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ स्टेट्स ऑटोनॉमी. क्या कि स्टेट्स अपनी गवर्नमेंट, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लॉज खुद फ्रेम करते हैं, एंड सेंटर का इंटरफेरेंस मिनिमल रहता है. बात करें रेसिजुअल पावर्स की, तो रेसिजुअल पावर्स का मतलब होता है वो पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं रहती है कि वो किसके डोमेन में आ रही है. तो डुअल फेडरलिज्म में, और अगर हम स्पेसिफिकली यूएस में बात करें, तो यहाँ पे रेसिजुअल पावर स्टेट्स के पास जाती हैं एज पर द 10th अमेंडमेंट, बेस्ड ऑन द 10th अमेंडमेंट. तो ये हो गया डुअल फेडरलिज्म, द फर्स्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म. नाउ कम्स द सेकेंड मॉडल दैट वी कॉल एज द हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, एंड दिस इज फॉलोड इन द कंट्री लाइक कनाडा. ठीक है, तो प्रोमिनेंटली ये कनाडा में फॉलो होती है. कनाडा में भी फेडरलिज्म है, बट इट इज़ अ सेंट्रली बायस्ड फेडरेशन. इसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है. ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, ज़्यादा कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, एंड सेंटर के पास पावर भी होती है टू इंटरवीन इन द प्रोविंशियल मैटर्स. ठीक है, वो प्रोविंसेस के एरियाज में इंटरवीन कर सकते हैं. बात करें रेसिजुअरी पावर्स की, तो इस फॉर्म ऑफ मॉडल में जो रेसिजुअरी पावर है वो सेंटर के पास रहती है. ठीक है, दिस इज ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन.
नाउ कम्स द थर्ड मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज क्वासी फेडरलिज्म. और बहुत अच्छे से आपको पता होगा, दिस इज द वन विच इज़ फॉलोड इन आवर कंट्री इंडिया. ठीक है, ये इंडिया में फॉलो होता है. क्वासी का क्या मतलब होता है? क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बट नॉट कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं. क्वासी फेडरलिज्म को हम डिफाइन करते हैं ऐसे कि इट इज़ अ सिस्टम इन विच इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. वो स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म फेडरल है, लेकिन इन स्पिरिट वो यूनिटरी है ना. ऐसे ही एक बहुत ही फेमस जूरिस्ट थे केसी व्हियरे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इंडिया को एज अ क्वासी फेडरल. इसलिए ये फैक्ट भी याद रखना दैट हु डिस्क्राइब्ड इंडिया एज क्वासी फेडरल, सो केसी व्हियरे. ठीक है, ही सेड दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट. नाउ व्हाई इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल? क्योंकि देखो इसमें कुछ फीचर्स हमारे फेडरलिज्म के हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ फीचर्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम के हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्वासी फेडरल है. जैसे कि कुछ फीचर्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ. हमारे कंट्री में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस है, जो ज़्यादा पावर्स हैं वो सेंटर के पास है. सेंटर हैज़ मोर कंट्रोल ओवर द स्टेट्स. इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशंस में, अगर नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी अगर सिचुएशन होती है, तो फेडरलिज्म, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है. जो स्टेट्स की जो पावर्स होती है वो ऑटोमेटिकली सेंटर के पास आ जाती है, एंड सेंटर रन्स द गवर्नमेंट. तो इमरजेंसी सिचुएशंस में जो फेडरल स्ट्रक्चर है इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू यूनिटरी. इसके अलावा हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड सर्विसेज होती हैं. मीन्स जो IAS, IPS, IFS होते हैं, दीज ऑफिसर्स सर्व्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स. सो इन दैट ऑर्डर ऑल्सो दिस रिड्यूसेस स्टेट्स ऑटोनॉमी. इसके अलावा यूनिटरी फीचर की बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे कंट्री में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट. सिंगल सिटीजनशिप होती है ना. देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ नो सेपरेट सिटीजनशिप जस्ट लाइक अनलाइक US. बात करें हमारी रेसिजुअरी पावर्स की, तो इंडिया में रेसिजुअरी पावर्स या क्वासी फेडरलिज्म मॉडल में रेसिजुअरी पावर्स सेंटर के पास होती है. एंड इन इंडिया देयर इज़ एन Article 248 which states that the residuary powers vest in union. ठीक है, सो वी कॉल इट दैट इंडिया, अगर हम इंडिया को लेके बात करें, दैट इट इज़ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, है ना. इट इज़ फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी. सो कोऑपरेटिव रहता है ये सिस्टम. एंड द लास्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म हियर इज फेडरलिज्म बाय अग्रीमेंट, एंड दिस इज प्रेवलेंटली फॉलोड इन स्विट्जरलैंड. ठीक है, इट स्टेट्स कि ये जो फॉर्म ऑफ मॉडल है या मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, ये क्रिएट होता है बाय अग्रीमेंट एमंग दी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. जो उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जिन्हें हम कैंटॉन्स कहते हैं, उनके अग्रीमेंट के द्वारा ये फेडरलिज्म क्रिएट होता है. इसके फीचर्स क्या हैं? पहला यही है कि इट ओरिजिनेट बाय अग्रीमेंट. कैंटॉन्स वॉलंटरली आते हैं, जुड़ते हैं, एंड देयर इज़ नो फोर्सफुल इंटीग्रेशन. एंड देर इज़ स्ट्रॉन्ग लोकल ऑटोनॉमी. यहाँ पे लोकल ऑटोनॉमी ज़्यादा रहती है. वी कॉल इट कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना. कैंटॉन्स के पास ज़्यादा एक्सटेंसिव पावर्स होती हैं, लोकल गवर्नेंस की फ्रीडम ज़्यादा है यहाँ पे, है ना. एंड सिटीजन्स जो हैं दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. बात करें रेसिजुअल पावर्स की, सो पावर इज़ नॉट गिवन टू सेंटर हियर, इट रिमेन्स विद द कैंटॉन्स. ठीक है, तो इस फेडरलिज्म का नेचर कैसा है? ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पीपल ओरिएंटेड है, एंड अग्रीमेंट बेस्ड है. ठीक है, तो देखिए व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस फेडरलिज्म कंसेप्ट, वी से दैट कि फेडरलिज्म इज नॉट अ रिजिड कंसेप्ट. ये एक रिजिड कंसेप्ट नहीं है, रादर इट अडेप्ट्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल, द हिस्टोरिकल एंड द सोशल नीड्स ऑफ अ कंट्री. राइट, सो फ्रेंड्स, वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म. आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आए होंगे, एंड आप अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस अपने एग्जाम में क्लियर कर सकेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको UGC नेट के कंप्लीट नोट्स चाहिए या पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो वो सब तैयार है हमारे पास. आप हमसे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल ID पे कांटेक्ट करना. कुछ नॉमिनल अमाउंट पे ये नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे. ठीक है, सो yes, that's it. Thank you for watching. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to Law Vita, and share it with your fellow aspirants. Have a good day. Bye bye.